अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से इवेंट्स पिछले कुछ दिनों में जिसका कॉन्सिक्वेंस या जिसका नतीजा अब हम सामने देख रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, उसके बाद अब नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे थे जिसको मैं आज अपने प्रोग्राम में रिकैप करना चाहता हूं और ये भी देखना चाहते हैं कि आगे मुस्तकबिल में जाकर क्या होगा। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, जो सबसे बड़ा प्रॉब्ली जो 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 एक दिन जो विच वाज द बिगेस्ट डे प्रॉब्ली, वो था 9 अप्रैल, जिस दिन स्पीकर साहब ने रिजाइन किया। और उस दिन जो कुछ हुआ, मैं चाहता कि आप थोड़ा सा रिकैप कर लें हमारे लिए उस दिन को। सबसे पहले ये बताइएगा कि उस दिन का प्लान क्या था। आप ज़ाहिर है उस सारे का बहुत एक अहम हिस्सा थे। व्हाट वाज द प्लान दैट डे? वोटिंग नहीं करानी थी, फिर आखिर में करानी पड़ी। क्या प्रोग्राम था उस दिन? फिलीबस्टर करना उस दिन को? देखिए, ज़रा सा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जाना पड़ेगा उस दिन के प्लान को समझने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी, जो सरांखों में हम कबूल करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, हालांकि हमारे ख्याल में कोई भी पास्ट का माजी का केस लॉ जो है उसको सपोर्ट नहीं करता था। और जो हमारे आइन के अंदर बड़ी वाज़े 3 मुख्तलिफ सतून हैं जिसके ऊपर हमारी जमहूरियत खड़ी हुई है, उसमें से एक सतून यानी अदलिया ने, दूसरे सतून यानी मुकन्नना के जो इख्तियारात हैं उसके अंदर बराए रास्त एक फ़ैसला किया, मुदाखलत हुई। लेकिन हम तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराने वाली पार्टी नहीं है, हम कोटा बेंच बनाने वाली पार्टी नहीं है, तो हमने वो कबूल कर लिया। ऑर्डर में लिखा क्या था? ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि आप ये इजलास करेंगे, इतने बजे शुरू होगा, इस दिन होगा, इतने बजे शुरू होगा, और आप प्रोरोग नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस लिख रहे हैं, ये कोई मेरे जैसा कोई अनाड़ी तो लिख नहीं रहा, तो जाहिर है एक एक लफ्ज बड़े सोच समझ के लिखा होगा। तो ये अवाम के लिए ज़रा सा बता दें कि 2 मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं और 2 मुख्तलिफ फैसले किए जाते हैं असेंबली का इजलास जब दिन में ख़त्म होता है। या इजलास को एडजर्न किया जाता है और वो या अगले दिन हो सकता है या वो चंद दिन के बाद हो सकता है, या उस इजलास को प्रोरोग कर दिया जाता है, यानी वो जो सेशन चल रहा होता है वो सेशन ही खत्म हो जाता है। अब जब तक हुकूमत नया सेशन ना कॉल करे या अपोजिशन एक कम से कम तादाद में दस्तखत लेकर आके रिक्वेजिशन ना करे तो नया सेशन नहीं शुरू हो सकता। अब वहां लिखा हुआ है प्रोरोग नहीं कर सकते, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ एडजर्न नहीं कर सकते। तो हमारे ख्याल के अंदर तो एडजर्नमेंट की गुंजाइश कानून के अंदर मौजूद थी और चाहते ये थे कि 2-3 दिन तक खूब इसके ऊपर बहस हो, हर एक अपना नुक्ता नज़र, ऑपोजिशन भी और हुकूमत भी सामने रखे। तारीख रिकॉर्ड कर रही है और तारीख के रिकॉर्ड के अंदर आ जाए कि क्या क्या मौक़िफ़ था दोनों साइड्स का और तमाम लोगों का जो उस पर बात करना चाहते हैं। वो बातचीत शुरू नहीं हो सकी। आपको पता है सेशन स्टार्ट ही बड़ा लेट हुआ था। तो ये ओरिजिनल थिंकिंग तो ये थी कि इस तरीके से किया जाए, 2-3 दिन के बाद वोट करा दिया जाए। और वोटिंग करवानी थी, आप ये कहें 2-3-4 दिन हाँ के हाँ, बाद। वोटिंग करानी थी। इसमें कोई इबाम नहीं था कि वोट कराना है, वो वोटिंग करनी थी। वो 2 दिन हो या 3 दिन हो, उसके ऊपर बहस हो सकती थी। ये था प्लान। लेकिन उस दिन एक चीज याद रखिएगा, जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया था कि एजेंडा क्या होगा। जिस तरीके का एजेंडा कहा कि उसी एजेंडे के मुताबिक असेंबली का सेशन होगा, वोटिंग उस दिन के एजेंडे पर मौजूद थी। तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बराह रास्त नहीं लिखा, लेकिन एजेंडे का बोल कर शायद कह दिया था कि वोटिंग आज आपको करानी पड़ेगी। लेकिन अगेन वो इंटरप्रिटेशन की बात है। ये बताइए, असल इवेंट्स असद उमर साहब रात को 7-8 बजे के बाद बदलते हैं, तकरीबन 9, साढ़े 9। एक खलबली मचती है, कैबिनेट का इजलास बुला लिया गया, स्पीकर पहुंच गए, स्पीकर निकल आए, स्पीकर वापस पहुंच गए, इस्लामाबाद में इवेंट्स, प्रिजन वैन्स। तो मैं एक एक करके कि आप जब अंदर बैठे थे पीएम साहब के पास, तो क्या क्या हुआ जब ये सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई उस दिन, उसका मकसद क्या था सर? कैबिनेट मीटिंग तो बुलाई गई थी कि वो जो मुरासला था उस मुरासले की बुनियाद के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाने की का फैसला करने के लिए बुलाई गई थी। और उसके जो मुंदरजात थे वो उससे पहले एक मीटिंग हो चुकी थी जिसके अंदर वो मिनट हो चुका था कि तमाम क्या है। तो उसकी मीटिंग तो इस मकसद के लिए बुलाई गई थी कि ये फैसला कर लिया जाए। उस मीटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं था
कि फौज का सरबराह कौन होगा या कौन नहीं होगा, ना काबीना के फैसले की उसके लिए कोई जरूरत होती है। मतलब ऐसी ऐसी मजाक खेज अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि जो मीटिंग कॉल कर ली गई है वो इसलिए कैबिनेट मीटिंग कॉल की है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ बदलना चाहते हैं। भाई ये काबीना की कब से मंजूरी हो गई उसके अंदर? वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, अगर वो करना चाहें, जो नहीं करना चाहते थे। तो मकसद उसका बड़ा सादा सा था, उसी मुरासले से लिंक्ड था और वही उस मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ। वो तो आप मिनट्स उठा के देख लें तो आपको मिनट से पता चल जाएगा कि वो मीटिंग किस लिए हुई थी। ये डी नोटिफाई करने का कोई प्रोग्राम था कि ये बात डिस्कस हुई आपस में? ये भी होता है कई दफा कि इश्यू और ऑप्शन आता है और उसको लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं। क्या ये डिस्कस हुआ उस दिन? कभी भी नहीं, ना उस दिन हुआ ना उससे पहले हुआ। और ये एक बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल में ये इदारे को भी इसके ऊपर तहकीकात जरूर करानी चाहिए कि ये कौन था जो बार बार, ये एक दफा नहीं, ये 2 या 3 दफा अफवाह फैलाई गई थी, ये कौन था जो ये अफवाहें फैला रहा था? मेरे ख्याल में इसके ऊपर बिल्कुल तहकीक बनती है। ये सारे दिन में आपने जिसको अफवाह का, टीवी चैनल्स ने भी इस खबर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैरी भी किया। मैं उसके बाद आता हूं कि उसके बाद के अवामिल क्या थे। कोई राब्ता इस दौरान हुआ कि क्या ये होने जा रहा है, ये नहीं हो रहा? किसी ने पूछा आपसे फोन करके पिंडी से? नहीं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मेरे सामने कभी ये सवाल उठाया नहीं गया, ना उस रात को उठाया गया। अब मैं 100% तो नहीं कह सकता कि हर फोन कॉल जो है वो मुझसे शेयर की जाए, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। कोई बंद कमरे में नहीं हुए, सिर्फ 2 लोग बैठे हों उसमें नहीं, ये ऑप्शन कभी डिस्कशन के अंदर था ही नहीं भाईजान। दूसरी चीज जो आपने जरा सा अगर मुझे अलाउ करें, आपने इवेंट्स उस दिन रात के बताए, मुझे ये बताएं कि हम तो अंदर बैठे थे। अच्छा, ये प्रेजेंट वैन्स वाली तो हमें अगले दिन पता चली, हमें तो उस दिन पता भी नहीं चली क्योंकि हम पीएम हाउस बैठे थे, हम तो असेंबली में थे नहीं। तो वहां पता चला कि प्रेजेंट वैन्स पहुंच गई थी और उसको वो टीवी पे चल रहा था। यार मुझे ये बताइए कि ये हम मान लेते हैं कि हमारी जो तशरीह थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वो गलत थी, हो सकता है गलत हो ना, हमारी तशरीह है, हमारी तशरीह जो है वो हो सकता है गलत हो। तो आम तौर पे कानून के अंदर क्या तरीकेकार होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी भी हो और सुप्रीम कोर्ट समझे कि ये हिदायत ठीक तरीके से फॉलो नहीं की जा रही, तो क्या होता है भाई? अगले दिन जिस दिन भी इजलास होता, सुप्रीम कोर्ट का सेशन होता, एक कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया जाता कि आपने कंप्लाई नहीं किया और ये हमने आपको ऑर्डर इशू किए थे, यू आर इन कंटेम्प्ट। हुकूमत को अपना मौकफ बयान करने की इजाजत होती, वहां बहस होती, सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला कर देता। ये रात को 12 बजे खबरें आ रही हैं कि जी कोर्ट खुलने वाला है और जैसे मैंने कहा हमें बाद में पता चला कि प्रिजन वैन्स पहुंचने वाली हैं। यार इमरान खान को दहशतगर्द था, वो 3 साल 8 महीने से वजीर आजम बैठा हुआ था, वो क्या करने जा रहा था आपके ख्याल में? उस इतवार के दिन क्या हो जाना था जिसके लिए ये सब करने की जरूरत थी? जो तमाम कानून के मुरवजा असूल हैं, जो तरीकेकार है, उसको बदलने की जरूरत क्या पड़ी? ये इसका सवाल कभी ना कभी तो किसी को देना चाहिए ना कि ये हो क्या रहा था। जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे थे और मैं आपको बता रहा हूं कि काबीना की मीटिंग के मिनट्स उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि काबीना में क्या डिस्कस हुआ था। इसी तरीके से इन चीजों के जवाब भी किसी को देने चाहिए। जब आपको खबर आई, मैंने सुना आप लोग सब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ज्यादा टाइम तो आप लोग सारे इकट्ठे बैठे हुए, जब आपको खबर आई कि अदालतें खुल रही हैं, तो रिएक्शन क्या था असद साहब उस कमरे का? देखिए, बेसिकली कोई भी कभी भी वजीर आजम ये नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई आईनी बहरान पैदा हो जाए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उनके जहन में क्या था और क्या फैसला किया गया था कि तमाम लोग बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू होगी, नुक्ता नजर रखा जाएगा, रिकॉर्ड के ऊपर आएगा और उसके बाद वोटिंग करा दी जाएगी। तो जिस वक्त ये खबरें आनी शुरू हुई और ऐसे लगना शुरू हुआ कि कोई बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो गया है, तो फिर ये फैसला किया गया कि ठीक है, फिर वोटिंग करा दें, हम आज रात को वोटिंग करा देते हैं। वो जैसे उसके बाद पाकिस्तान ने देखा कि इमरान खान का मौकफ कौम के सामने आने के लिए एक से ज़्यादा मौके मौजूद हैं और वो मौकफ तो ऐसे आया है कौम के सामने कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई नहीं आया था। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग कंफ्यूज है ना कि इसको समझ नहीं आ रही कि यार ये अवाम में इतना जोश, जज्बा, गुस्सा क्यों है। मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे भी नहीं पता चला था जब क्योंकि हम तो अंदर बैठे थे। जब मैं बाहर निकला अगले 2-3 दिन मैंने लोगों की बातें सुनी, मैंने खुद सोचना शुरू किया कि यार ये हो क्या रहा था पाकिस्तान में उस दिन, ये क्या दहशतगर्दी होने वाली थी जिसके लिए रात को 12 बजे
खुल रही थी अदालतें और ये सारा किया जा रहा था। ये जैसे मैंने कहा, इसके सवाल कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे ना। कौम का हक बनता है, उनको पता होना चाहिए कि इसकी क्या जरूरत पेश आई, क्यों जरूरत पेश आई। मैं इस पे आता हूं जरा कि ये फिर फैसला बदला कैसे 2-3 दिन का और अगले दिन का, क्योंकि मैंने सुना कि उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर से क्या बात की, उसमें आप भी शायद शामिल होंगे। लेकिन एक एक जो प्रिजन वैन है, एक माहौल ये बन रहा था कि 111 ब्रिगेड मूव कर गई है, पता नहीं इस्लामाबाद में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी। कोई अंदर आपको पीएम हाउस में ये था कोई मार्शल लॉ लगने वाला है इस मुल्क में, या फौज मूव कर रही है, 111 ब्रिगेड मूव कर रही है इस्लामाबाद में, कोई इस तरह की खबरें थी इस्लाम पीएम हाउस में? नहीं। और अगेन ये जो है ना काशिफ, बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो इस किस्म की सोच है ना, वो मैं आर्मी चीफ बदल दो, मार्शल लॉ लगने वाला है, ये कुछ पहले से सोच चल रही होती है, लोगों के दिमाग में कुछ होता है ना, तो फिर इंसान का दिमाग उस तरफ जाता है। ना प्राइम मिनिस्टर का ना हमारा कभी दिमाग में ये चीजें आई, ना ये उससे पहले कभी डिस्कस हुई। ये भी नहीं कि पॉसिबल सिनेरियो डिस्कस करते नहीं, अगर ये हो गया, वो अगर में भी नहीं डिस्कशन हुई ना। उस दिन रात को कोई डिस्कशन, मैं बता रहा हूं ना, ये प्रेजेंट वैंस का, तो हमें पता चला अगले दिन। हमारे तो वो अंदर बैठे हुए थे, टीवी भी नहीं ऑन था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि रात को 12 बजे के करीब किसी ने कहा कि पीएम के कमरे में कि जी वो टीवी ऑन करो, असद कैसर वहां पहुंचने वाले। उससे पहले तो टीवी भी नहीं ऑन था। तो ये तो प्रिजन वैन, ये वो 111 ब्रिगेड ना हमारे वहमो गुमान में थी, ना हमारे ख्याल में ऐसा कोई भी अंदेशा था। इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता उस शाम को, रात को, आपके ख्याल में, आपकी नजर कान से गुजरो? कम से कम कोई ऑफिशियल नहीं, कोई मेरी जाती उसके अंदर नहीं, कोई नहीं। सो मार्शल लॉ में ये बताइएगा, जब अदालतें खुली तब तक तो मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं और हमारे एक दोस्त एंकर, हम क्रिकेट मैच खेलते हैं। वो वीकेंड था, क्रिकेट का मैच हम खेलने पहुंच गए 9 बजे, तो हमें खबर आई कि अदालतें खुल गई हैं। अब उसके बाद तो जाहिर है हम लोगों ने नीच मैच से वापस के कुछ होने वाला है इस मुल्क में, या वो मौका था जो टर्निंग पॉइंट था एटलीस्ट उस दिन का। आप, शाह महमूद कुरैशी साहब और शफकत महमूद साहब, ये खबर अंदर से आई कि 3-4 सीनियर लोग गए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और कहा कि आप, अब तो जाहिर है कंटेम्प्ट लगेगी, स्पीकर डिस्क्वालीफाई होगा, बेहतर है कि हम वोटिंग करा देते हैं। क्या इस तरह का ये हुआ उस दिन रात को? एक तो सिर्फ कोई भी 3-4 लोग नहीं थे वहां पर, तकरीबन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली मीटिंग हो रही थी और मेरे ख्याल में तकरीबन 8-10 लोग तो थे वहां पर। हो सकता है किसी वक्त कमरे में 3 या 4 भी लोग हो, बट बेसिकली स्पीकर साहब आए थे और स्पीकर साहब ने आके ब्रीफिंग की थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। और उस वक्त जो है मुझे जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं याद कि कोई बहुत 2 मुख्तलिफ राय हो उसके अंदर, और उसकी वजह बड़ी सादा थी। जैसे मैंने आपको कहा, इमरान खान ना कभी चाहते थे, ना आज चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई आईनी बहरान पैदा हो, ना वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई टकराव चाहते थे। एक उनकी जहन में एक सोच थी और मेरे ख्याल के अंदर, मैं आज भी ये बोल रहा हूं कि मेरे ख्याल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वो फैसला लिखा था, उस फैसले के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद थी। हमने लॉयर से डिस्कस किया था और हमें लॉयर से ये फीडबैक मिली थी कि हम जिस तरीके से उस फैसले को पढ़ रहे हैं वो कानूनी तौर पर ठीक पढ़ रहे हैं इसको। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमसे ना एग्री करता, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंडे को खोल के और बोल देते कि जी आप गलत कर रहे हैं। लेकिन सुना वो किसी ने, मुझे आपकी पार्टी के किसी सीनियर वजीर ने कहा कि स्पीकर साहब वाज द वन जिन्होंने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल भी नहीं। स्पीकर साहब ने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं कर सकता। स्पीकर साहब ने आके बताया, अपनी राय दी उन्होंने कि क्या सूरत हाल है, बट स्पीकर साहब ने कभी भी और ये भी कि स्पीकर साहब जो हैं वो इस्तीफा देंगे, ये वजीर आजम की मंजूरी से हुआ, हम सब सामने मौजूद थे। ये फैसला हुआ कि स्पीकर इस्तीफा देंगे और उसी वक्त वजीर आजम ने यह भी फैसला किया कि कासिम सूरी इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि हमारी वो रेजिग्नेशन वगैरह की प्रोसेसिंग का इशू था। इसलिए ये वहीं पे ये मुश्तरका तौर पर फैसला हुआ कि असद कैसर इस्तीफा देंगे और कासिम सूरी नहीं देंगे। इससे पहले मैं आगे जाऊं, असद साहब टीवी देख रहे थे आप लोग वहां बैठ के? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं ना, हम तो टीवी भी नहीं ऑन था। हम तो पहले बैठे हुए थे, हम गार्डन के अंदर, लॉन जो है वहां पे बैठे हुए थे। पहले वहां पे डिस्कशन हो रही थी और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है हम अंदर शिफ्ट कर गए थे और पीएम ऑफिस चले गए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब का सारे दिन में व्यू क्या था कि वी विल नॉट गिव अप, ये इस पे बहस होनी है?
आखिर में जब रात को आप जैसे आप कह रहे हैं मूड बदला है अदालतें खुलने के बाद, उस वक्त भी वो ही वाज आल्सो, क्या वो भी पीछे हटे अपने पोजीशन से कि चले ठीक है अब ये अदालतें खुल गई हैं, इससे पहले के कंटेम्प्ट्स लगे हैं, इसी वक्त स्पीकर को बुलाया जाए, क्योंकि ये मैंने सुना है कि ये बहस हुई पीएम हाउस में, तो बेहतर है ये करते। तो उनका व्यू भी आपके साथ ही बदला सारों के साथ? जी, जाहिर है जो भी फैसला हुआ वो आखिर में प्राइम मिनिस्टर फैसला कर रहे थे, और जैसे मैंने कहा कि कंटेम्प्ट का इशू नहीं है, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, इमरान खान आइन में यकीन रखने वाले आदमी है। इमरान खान इदारों का एहतराम करने वाले आदमी है। उनका कभी भी ये मकसद नहीं था कि कोई आईनी बहरान पैदा हो, कोई इदारों के साथ टकराव पैदा हो, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। उसमें कोई कंटेम्प्ट की फिक्र नहीं थी। कंटेम्प्ट जो है, ये भी मैं बता दूं कि अवाम को सुन रही होगी तो उनको लगेगा जैसे कंटेम्प्ट को जो बहुत बड़ी कोई अनोखी चीज होने वाली थी। ये रूटीन मैटर है, हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्रेटरीज को, मिनिस्टरों को कंटेम्प्ट के नोटिस आते रहते। ये ऐसी कोई यूनिक चीज नहीं है कि उस दिन को कंटेम्प्ट लग जाती तो पता नहीं क्या आसमान से कोई टूट के नीचे गिर जाता। लेकिन जो एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो रही थी, तो उस वक्त उस आईनी बहरान से कौम को बचाने के लिए ये वजीर आजम ने फैसला किया। आपके ख्याल में आखिर में, इससे पहले कि मैं इससे भी पीछे जाऊं थोड़ा सा, जैसा आप बार बार कह रहे हैं कोर्ट्स खुली, रात को 12 बजे खुली, क्यों कोर्ट्स खुली? क्योंकि दो वजूहात हो सकती हैं। मार्केट की खबर है, एक तो ये खौफ कहीं दिलवाया गया चंद वकला लीडर्स की जानिब से, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके बारे में एतजाज साहब ने कहा, एहसन भून साहब हैं, आजम नसीर तारड़ साहब तो हैं ही लीडर ऑफ द अपोजिशन, को खौफ दिलाया गया अदालत को कि मार्शल लॉ लग जाएगा। क्या उसकी वजह से खुली? आपको लगता है कि आप क्योंकि फिलिबस्टर कर रहे थे, ये चल नहीं रहा था, असेंबली के इजलास में वोटिंग नहीं हो रही थी, उस वजह से खुली? आप लोगों की इस वक्त रीडिंग क्या थी? सर, पहली बात तो ये कि जिस किसी ने भी जाके जजेस को ये कहा तो उनके नाम सारी कौम के सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर कि वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करके मुल्क में आइन मुअत्तल करके मार्शल लॉ लगाने जा रहे थे। इन लोगों को तो सबसे पहले इनके नाम सामने आने चाहिए और इनको एक्सपोज भी करना चाहिए, उनके खिलाफ केस भी चलना चाहिए। ठीक है ना? पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि जिस किसी ने भी उस दिन कहा, उसने बराह रास्त पाकिस्तान की फौज के ऊपर इल्जाम लगाया है कि ये मार्शल लॉ लगाने जा रहे थे। दूसरी अब बात कर लें कि वो क्यों खुले। देखे, दो मुख्तलिफ कोर्ट्स खुले थे उस दिन। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुला था और एक सुप्रीम कोर्ट खुला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन गई थी और वो पिटीशन जो है वो इस मामले से थी कि वो फौज के आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए उसको रोका जाए। जो जज इन्वॉल्व हैं उनके अंदर, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार को इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर का है कि वो चेंज कर सकते हैं आर्मी चीफ, इरादा कोई नहीं था उनका कि वो कोर्ट इसलिए खोला गया। तो वो वाकई में ये हो सकता है कि वो एक वहां पे एक ऐसी एहसास आया हो कि शायद कोई इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए एक वेंट के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोला जाए। जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुलने जा रहा था, वो तो क्लियर नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मुख्तलिफ है हमारी तशरीह से, और इसलिए वो अपने ऑर्डर्स की इन्फोर्समेंट के लिए ये खोल रहे हैं। लेकिन मैं जो हूं, मैं तो सिर्फ इस वक्त बैठ के एक स्पेकुलेट कर सकता हूं, मैं तो कयास आराई कर सकता हूं। इससे बेहतर है कि बजाय कि कौम बैठ के कयास आराई करती रहे, ये चीजें रिकॉर्ड पर ले आनी चाहिए, लोगों को बता देना। जैसे मैं आपके सामने खुल के बता रहा हूं कि हम क्या सोच रहे थे और क्यों फैसले कर रहे थे और क्या फैसले कर रहे थे, इसीलिए सबको अपने फैसलों को बता देना चाहिए। कम से कम मेरी तो समझ से बाहर है कि उस दिन रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम हम सब पे लाजिम, तमाम जुडिशरी जो है हमारे लिए काबिल एहतराम, और यकीनन उन्होंने अगर ये फैसला किया होगा तो कोई उसकी अच्छी वजह होगी, लेकिन हमें वो वजह समझ में नहीं आई। ठीक, एक ब्रेक ले लूं असद साहब, थोड़ा सा ये और जाऊंगा। मुज़ाकरात हो रहे थे आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आप खुद मुज़ाकराती टीम में शामिल थे, कहां लगा, खत्म हो गए, अब नहीं आगे बात चल सकती, डिमांड्स क्या थी और आगे क्या ऑप्शंस क्या हैं आपकी तरीके इंसाफ के पास? जाहिर है ये बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि जाहिर है आपने इलेक्शन फोर्स करने की आप कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे कि इलेक्शन हो जाए? क्योंकि धरना कर लिया आपने, हुकूमत नहीं गिरा पाए, आपकी जब गवर्नमेंट थी धरने भी आए, लॉन्ग मार्चेस भी हुए, व्हाट कैन यू डू? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। असद साहब, आप क्योंकि मुज़ाकरात कर रहे थे, मैं जानता हूँ परवेज खटक साहब भी शामिल थे कुछ जगह पे, फवाद चौधरी साहब भी गए आपके साथ। आपसे मुतालबात क्या हो रहे थे शुरू में जब जब फायर फाइटिंग की कोशिश हो रही थी? देखिए, कोई कोई मुतालबात नहीं हो रहे थे। जो बातचीत हो रही थी, जाहिर एक सिचुएशन डेवलप हो रही थी, उसके हमें जो है आगे नताइज भी नज़र आ रहे थे कि किस किस्म की उसके नताइज आ सकते हैं। और यही बात होती थी कि किस तरीके से फैसले हो सकें जिससे वो नताइज जिनका हमें ख़तरा था, जो आज और वाज़े हमें नज़र आने शुरू हो गए, और इसके ऊपर बाद में ज़रा तफसील से बात करेंगे। मेरे अल्फाज बार बार ये होते थे कि अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे, यानी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल वाजे गैर कानूनी हथकंडों के साथ, हराम का पैसा इस्तेमाल करके, जमीरों की मंडी लगाकर अगर इस तरीके से ये तब्दीली आएगी तो पाकिस्तान इंतशार की तरफ जाएगा। मैं बिल्कुल इसमें वाज़े था, और उन मीटिंग से जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर भी मैंने इसका एक दफा से ज्यादा जिक्र किया। उसके बाद जो तकरीबन करीब बात पहुंची थी, तो फिर यही हमारे ख्याल में बेहतरीन रास्ता था कि एक फ्रेश इलेक्शन किया जाए, एक मैंडेट दिया जाए। अगर इजाजत है, आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब को बदलने का के ऊपर भी तैयार हो गई तहरीक इंसाफ। अपॉइंटमेंट नवंबर की, उस पर भी अरेंजमेंट या अग्रीमेंट इन प्रिंसिपल हो गया था। तो ये डिमांड्स क्या थी उस वक्त, जिसके बाद जब डिमांड्स बदली तो मुझे किसी ने आपकी पार्टी से कहा कि लगता है कि हमारा टाइम पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कभी भी डिमांड्स जो हैं इन डिस्कशंस का हिस्सा नहीं थी। नवंबर की तो कभी भी बात नहीं हुई, कभी भी ये टेबल पे लाया ही नहीं गया कि नवंबर में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो वो तो बिल्कुल भी किसी डिस्कशन में भी। इसलिए पता कि आपने एक दफा कहा कि मुझे इंजर्ड खिलाड़ी समझे, मैंने नहीं जाना क्योंकि हमारा अरेंजमेंट तो होना नहीं है, हमारे से इत्तेफाक तो किसी बात पे होना नहीं हमारा। क्या ये बात ठीक है? नहीं, वो दो मुख्तलिफ बातें ना। एक तो मैं आप तो मुतालबात, क्योंकि आपने बड़ी ठोस स्पेसिफिक मुतालबात की बात की, तो मैं वो आपको क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी डिस्कशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नवंबर जो है वो टॉपिक ही नहीं था। उस्मान बुज़दार के ऊपर एक राय थी उनकी, बड़ी वाज़ेह राय थी और बहुत अरसे से राय थी। फैसला तो जाहिर है वो वजीर आजम का है, वो सियासी फैसला है, वो वजीर आजम का फैसला है, वजीर आजम की टीम है, उन्होंने फैसला करना है किसको होना है। लेकिन राय रखने का हक तो वो रखते हैं और वो राय का इजहार करते थे। लेकिन ये आखिर में ये नहीं हो रहा था उन मीटिंग्स के अंदर कि अच्छा ठीक है, अगर उस्मान बुज़दार को हटा दो तो फिर हम आपके साथ हैं। ऐसी कोई चीज नहीं हो रही थी वहां, कोई निगोसिएशंस एज सच नहीं हो रही थी। लेकिन सर, हर दूसरे तीसरे दिन तो जाती थी आपकी टीम पिंडी मुज़ाकरात करने, तो कुछ तो बात हो रही होगी। क्या वो आपको कहते थे कि हम न्यूट्रल हो गए, हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, वो न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी चीज है। इस पे भी मजीद आगे बात करेंगे। न्यूट्रल होना और लाताल्लुक होने में फर्क होता है, इसके ऊपर जरूर आज बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये अब डिस्कशंस जो हो रही है, वो डिस्कशंस ये हो रही है कि एक सिचुएशन इमर्ज कर रही है और उसका फॉल आउट जो है वो हुकूमत पर भी पड़ेगा, इदारों पर भी पड़ेगा, कौम के ऊपर भी आएगा। हमें तो नजर आ रहा था ना, हम सियासी लोग हैं, हमें तो नजर आ रहा था कि ये कोई मामला बहुत कोई सादा सा नहीं होने वाला। और आपने देखा है उसके वजह पाकिस्तान की तारीख में शायद इस तरीके से कौम कभी मोबिलाइज ना हुई है जिस वक्त आज हुई भी है। उसके बाद जिस वक्त वो मरासला बीच में आ गया, अमेरिका की धमकी सामने आ गई, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर इस बात की तस्दीक कर दी गई कि ब्लेटेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यानी वाजे बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, तो फिर तो वो ये तो कौम ने अब फैसला कर दिया, इमरान खान से गेम ऊपर चली गई है, ये तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है। सो ये हालात आगे देखते हुए सारी डिस्कशन ये होती थी कि क्या रोल प्ले किया जा सकता है, हुकूमत किस किस्म के फैसले कर सकती है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती है, ताकि मामला जो है वो सुलझने की तरफ जाएं बजाय के उलझने की तरफ जाएं। आपने कहा बिटवीन न्यूट्रल एंड लाताल्लुक, जरा 20 सेकंड में ये एक्सप्लेन कर दें कि इससे आपका मुराद क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल वाजे हूं, ये पाकिस्तान में सियासत में फौज का किरदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। मैं इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ऐसी हो जो बिल्कुल न्यूट्रल हो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उसका कोई लेना देना ना हो, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और पाकिस्तान यहां पे जाना चाहिए। ये ऐसा रहा नहीं है। और जो सूरत हाल अभी है, जहां पर सियासतदानों की बराह रास्त बात से ज्यादा बात जो है वो अपारा और पिंडी के जरिए हो, तो फौज चाहे उसमें गलती सियासत, मेरे ख्याल में 75% गलती सियासतदानों की है,
25% मेरे ख्याल में फौज का भी किरदार रहा है माजी के अंदर इसका, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी सियासतदानों पे पड़ती है। लेकिन वजह जो भी हो, ये एक हकीकत है, और उस हकीकत के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी मैं बोल चुका हूं मीटिंग के अंदर कि अगर आप ये चाहते हैं कि एकदम से ये जो भी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो भी किरदार मजबत किरदार मामलात को चलाने का वो रहा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए और बिल्कुल अब से जो है फौज लाताल्लुक हो जाए, तो मेरे अल्फाज थे मीटिंग के अंदर, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि जितनी अभी इन्वॉल्वमेंट है इससे 10 गुना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी अगर आपने ओवरनाइट ये करने की कोशिश की। और मैं आज भी मेरा मौका वहीं पे खड़ा है। फवाद चौधरी साहब ने, इससे पहले मैं फ्यूचर पे जाऊं, आखिर में फवाद साहब ने कहा अगर हमारे ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे होते तो आज हम ऑपोजिशन में नहीं हुकूमत में होते। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं जैसे कहा ना, फवाद चौधरी मुझसे बहुत बड़ा सियासी तजिया निगार है, वो उसका यूनिक पर्सपेक्टिव होता है दुनिया के ऊपर, तो नहीं, मेरा तजिया मुख्तलिफ है, ये फवाद चौधरी का तजिया है। आपके ताल्लुकात अच्छे थे जब आप बाहर निकले थे? हमारे ताल्लुकात, देखें, ताल्लुकात तो हमेशा से अच्छे थे, हमारे ताल्लुकात में तो कोई खराबी नहीं थी। आखिर में खराबी आ गई ना सर साहब जी? आखिर में तो आ गई ना खराबी? नहीं, ताल्लुकात में तो कोई खराबी नहीं थी ताल्लुकात में खराबी नहीं थी, लेकिन हाँ, हालात को देखने का और उसमें क्या बेहतर है और क्या रास्ता इख्तियार किया जाए, उसके अंदर शायद फर्क जरूर था, लेकिन ताल्लुकात में कभी भी खराबी बेहतरीन। आप बैठे, मेरी जो आप बोल रहे ना अक्सर मीटिंग में, जहां तक काउंट की थी आखिरी कोई महीना 35 दिन में 11 मीटिंग्स मैंने की हैं जी, और आप पता नहीं साथ बैठे कि नहीं बैठे, बहुत मजेदार आदमी है, जबरदस्त बेहतरीन। आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ताल्लुकात खराब हो ही नहीं सकते। अगर नहीं खराब हो सकते तो फिर क्यों? लेकिन ताल्लुकात खराब हुए बगैर हम दो मुख्तलिफ राय पे तो पहुंच सकते ना मेरे दोस्त दो मुख्तलिफ चीजें एडा सिंपल नहीं होता सर, तुसी भी जानते हो, असी भी जानते हैं, ये इतना सौखा नहीं होता कि ताल्लुकात खराब हुए बगैर लोग इस रास्ते पे चले जाए। ताल्लुकात खराब होते हैं तो तब लोग इस रास्ते पे जाते हैं। ऐसा नहीं है। मसलन पार्टी के अंदर अपॉइंटमेंट्स की वजीर आजम ने, मेरे तो उनसे कोई ताल्लुकात का मसला नहीं था, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जाहिर है वजीर आजम से तो था ही नहीं, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट थी मेरे तो कोई ताल्लुकात में उनके प्रॉब्लम नहीं था, मेरे ख्याल में नहीं थे वो बेहतरीन अपॉइंटमेंट। सो मुख्तलिफ राय पर पहुंच जाना, ताल्लुकात खराब होना जरूरी नहीं है उसके लिए। अब वो इससे ये भी तो इस बात पे भी असर डिपेंड करता है ना कि कौन कितना ताकतवर है, कौन क्या, उसके व्यू की कितनी अहमियत माजी में रही है, हाल में है, या समझा के नहीं, बहुत से मैटर्स इस तरह के होते हैं। जरा सा मुस्तकबिल पे आ जाए। एक फैसला अब नून लीग ने कर लिया है, कहते हैं इलेक्शन टाइम पर होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने कर लिया कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम ए पॉलिटिकल। आप ये दो एलिमेंट्स हैं जो जनरली इलेक्शंस का फैसला कोई भी हुकूमत सरकार उस वक्त की, माजी कम से कम ये कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट। आप इलेक्शन कैसे कराएंगे? जैसे मैंने कहा, माजी में धरने दे दिए, लॉन्ग मार्चेस हो गए, आपने भी दिए, दूसरों ने भी दिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी। कोई हुकूमत को अपनी मर्जी के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं, सरकार की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करवा सका पिछले 8 साल में। आप कैसे कराएंगे इलेक्शन? अच्छा जी, पहले तो जरा सा तजिया कर लें कि हम है सूरत हाल है क्या, फिर उसी उधर से ही फिर हल की तरफ आते हैं कि कैसे होगा। ये सियासी तहरीक नहीं है कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज की, इसका कोई नज़ीर नहीं है। इसके हमारी तरीके इंसाफ की 26 साल की जो जिंदगी रही है ना, ये उससे कोई इसकी ममासलत नहीं है। ये जो इस वक्त आप ओपिनियन पोल्स के अंदर होशरुबा लेवल तक इमरान खान की मकबूलियत देख रहे हैं, ये तहरीके इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी का नेसेसरी सपोर्ट नहीं है। एक इशू के ऊपर और आसान सादा अल्फाज में अगर मैं बोलूं, 2 अल्फाज के अंदर पूरी मैं समअप कर सकता हूं कि इसको सूरत हाल किया है, और वो ये है कि कौम ने फैसला कर दिया है गुलामी नामंजूर। इसके ऊपर कौम जो है ना, वो अब हिलने को तैयार नहीं है। तो हम यहां पे खड़े में हैं, अब इधर से हल ढूंढते हैं कि किस तरीके से, ये कोई इमरान खान को वजीर आजम बनाने की तहरीक नहीं है, ये तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने की तहरीक नहीं है। अब इधर से हल ढूंढते हैं। मेरे ख्याल में 3 मुख्तलिफ चीजें हैं जो हल का अगर हिस्सा होंगी तो फिर हम किसी काबिल कबूल सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे जो कौम की बेहतरी के लिए हो। नंबर 1,
जैसे मैंने कहा कि सवाल क्या कौम ने फैसला किया है, गुलामी नामंजूर। तो आपने जो भी फैसला करना है उसके अंदर कौम को यह यकीन आना है कि हां, पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर रहा है, ये फैसले हमारे ऊपर बाहर से इंपोज नहीं किए जा रहे। ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अहम चीज है इस वक्त। दूसरी चीज, जो भी रास्ता आप निकालें उससे जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे, और ज्यादा जमहूरियत मजबूत हो तो इससे और भी अच्छी बात है। ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट, इंतहाई जरूरी एलिमेंट इस वक्त जो है वो ये है कि इस कौम के अंदर इसकी फौज का एक बड़ा खास किरदार है और एक खास पोजीशन है। जैसे इमरान खान बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज ना हो तो इस वक्त हमारे सीरिया और इराक वाले हालात हो, लेकिन ये फौज की फाइटिंग कैपेबिलिटी सिर्फ नहीं है जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ और ये किरदार है, वो कौम का रिश्ता है इस फौज के साथ, वो बाकायदा इश्क का रिश्ता है इस फौज के साथ, इस कौम का, उसको हमने टूटने नहीं देना। ये तीन चीजें हैं जी। अब तो आप फौज को इमोशनल ब्लैकमेल करने पे आ गए। नहीं नहीं, इमोशनल बाई दी वे, मैं अच्छा ये भी बता दूं, ये भी उनसे पूछ लेना, ये मैं एक से ज्यादा दफा और अभी के हालात के तौर पे नहीं, ये मैं 2-3 साल पहले भी बोल चुका हूं। कुछ हमारे निजी मामलात मेरी फैमिली के चल रहे थे तो उस पर उन्होंने कहा, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं, फौज मेरे लिए फौज जो है वो एक इमोशनल इशू है। आपसे राब्ता है कोई एस्टैब्लिशमेंट का? नहीं जी, हमारे से कोई राब्ता नहीं है। ईद मुबारक के पैगामात के अलावा और कोई सियासी कोई बातचीत नहीं है। देखिए खामोशी की भी एक जुबान होती है, समझा करें आप लोग। अच्छा चलो ना, मेरे ख्याल में सोल्यूशन क्या, अब मैं आता हूं सोल्यूशन क्या। आपने कहा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वाकई में आप कन्विंस्ड है काशिफ अब्बासी की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ से ज्यादा कमजोर वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरा। 13 जमातें, कोलिशन, अपनी पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं है। मेरे ख्याल में अगर सियासी कैलकुलस देखें और जो आगे फैसले करने वाले हैं, जो भी आईएमएफ का एग्रीमेंट करने के लिए जरूरत है, उस आईएमएफ का एग्रीमेंट कराने के लिए जो बजट बनाने की जरूरत है, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून का, अगर मैं एडवाइजर हूं ना, सियासी एडवाइजर, तो मैं बोलूं भाई इधर से निकलो, यहां पे ये फैसले किसी और के सर पे डालो। इलेक्शन की फील्ड में जाते हैं, अवामी मकबूलियत एक अमूमी तौर पे अलग चीज होती है। जिस वक्त पंजाब में खास तौर पे पिंडों में जाके इलेक्शन लड़ेंगे ना, और शहबाज शरीफ मुकाबला उस्मान बुज़दार मुकाबला करेंगे, तो हम मुकाबला कर लेंगे। अभी आप मुस्लिम लीग उनको दाना डाल रहे हैं। नहीं, पहले मैं तो आपको, अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आप मुझे बता दें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं देखती, दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ। सुनते रहे ना काशिफ, सुनते रहे, मेरी बात सुन ले। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, मेरे ख्याल में, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट आपको तजिया दे रहा हूं, और मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है उनमें से कई अक्सर जो हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। सर, मैं तो आपसे एक कदम आगे चला जाता हूं सर। आई मीन, बिफोर दिस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, अ लॉट ऑफ पीपल एग्रीड टॉप लेवल कि अगर हमने हुकूमत चलाई 6-8 महीने, तो जो तहरीक इंसाफ को गालियां पड़नी है, शायद उससे ज्यादा नहीं तो उतनी तो हमें भी पड़ रही होंगी महंगाई की वजह से, बिकॉज नोबडी कैन फिक्स दिस। सो ये बात आपकी हुकूमत के पहले से हो रही थी। देयरफॉर, अच्छा अब मैं बताता हूं दूसरा। सो इसका हल क्या होगा? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को, अगर इजाजत है एक ब्रेक ले लूं और उसके बाद हल करें। अगर ब्रेक ले लूं, इसका हल शहबाज साहब को पेश कर रहे हैं, असद उमर साहब क्या हल पेश कर रहे हैं? ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब, आप शहबाज साहब को उनकी पार्टी के लिए भी हल बता रहे थे। सर, उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा है जो मैं कहने जा रहा हूं, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। वजीर आजम, अगर आप वाकई में मियां शहबाज शरीफ अपने आप को समझते हैं, तो वजीर आजम वाला फैसला करें, ऐलान करें जल्द इलेक्शन करवाने का, और जल्द इलेक्शन का ऐलान करके अपनी एक मुज़ाकराती टीम का ऐलान कर दें, और बोलें कि जी अब आप बैठे और जल्द जो है अगले को 2-4 हफ्ते के अंदर जो है ना, हम इसके सारे लवाजमात जो हैं, जो जिससे करना है उसको मुकम्मल करते हैं। पॉलिटिशियन को, जैसे मैंने कहा, आपसे मेरा स्ट्रॉन्ग यकीन यह है कि सियासतदानों को बराह रास्त एक दूसरे से बात करनी चाहिए, चाहे कितनी भी सियासी मुखालफत हो। हमें पिंडी या आपारा के जरिए एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, जैसे मैंने कहा, आज भी फौज का एक किरदार है सियासत के अंदर, नहीं होना चाहिए। मैं भी जनरल बाजवा से बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन है, यह हकीकत खत्म नहीं हो सकती। तो फौज को भी इसके अंदर फैसिलिटेटर बोल दें, गारंटर बोल दें, कोई ना कोई रोल प्ले करना
पड़ेगा। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं? जो मैंने 3 आपके सामने चीज कहते हैं फौज रोल प्ले करे, लेकिन चले इसके ऊपर मैं मजीद आऊंगा, क्विकली इसको खत्म कर लें, क्योंकि मैंने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप नून लीग अगर इनकार कर दे, कहते सर आपकी कैलकुलेशन अपनी जगह असद उमर साहब, हमारी कैलकुलेशन कहती है हमने इलेक्शन नहीं कराने, फिर क्या करेंगे? लेकिन ये कंप्लीट कर लें जो पिछला बात मैं पहले इसका जवाब दे देता हूं। देखें, ये जरा सा वाजे हो जाए इसके ऊपर। जो इस वक्त अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत है, अगर आपने रियासती तशद्दुद नहीं इस्तेमाल किया तो आपको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद के अंदर नजर आने वाला है। और अगर आपने रियासती तशद्दुद इस्तेमाल किया तो इमरान खान की मकबूलियत इससे भी और ऊपर चली जानी है। इस कौम ने फैसला कर लिया है, गुलामी नामंजूर। अच्छा, वैसे ठीक हो गया। ये मेरे आखिरी सवाल, मेरा आखिरी 40 सेकेंड है। आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी है, आप कहते हैं उनसे बात भी नहीं कर रहे। वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिस तरह आपने कहा ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं भी पूछता हूं क्यों नहीं बात कर रहे? आप रुस्से बैठे एक दूसरे के साथ, क्योंकि पहले तो रोज मिलते थे, रोज फोन पे बातें, आपने कहा 9 या 10 मीटिंग्स आपने करनी 20 दिनों में, हुण रुस गए। मेरे ख्याल के अंदर, मैं आपको पहले बोल चुका ना, मेरे ख्याल के अंदर बेहतर जो रास्ता है वो बेहतर रास्ता ये है कि पहले सियासतदान आपस में बराह रास्त बात करें फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा शक का माहौल है एक दूसरे के बारे में, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हुई हुई है, तो शायद हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा फौज को। लेकिन लीड सामने सियासतदानों की होनी चाहिए। सियासतदानों को अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में नहीं पकड़ानी चाहिए। 10 सेकंड में सब अगर नहीं मानते, शहबाज साहब कहते हैं इलेक्शन नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर साहब, सर ये कौम नहीं रुकने वाली। मैं आपको पहले बोलने वाला हूं, ये अगर इमरान खान भी बोले ना अब कौम को जाके घर बैठ जाओ, अब अच्छे बच्चे बन के, और मिलना तुम्हें कुछ भी नहीं है, ये कौम नहीं मानने वाली। वो अपनी आजादी मांग रहे हैं यार, वो इमरान खान की कोई वजारत उज़्मा थोड़ी मांग रहे हैं, वो अपनी आजादी मांग रहे हैं, अपनी हकीकी आजादी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हम गुलामी करने को तैयार नहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।